हेलो गाइस। आज हम लोग फिजिक्स का तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि आईसीएआर टेक्नीशियन सिलेबस के अकॉर्डिंग है। वो है अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इससे पहले हम नेचुरल फिनोमेनन जो लाइट इफेक्ट था वो देखे थे। उससे पहले हम इफेक्ट ऑफ करंट देखे थे। इफेक्ट ऑफ करंट के बाद एक्चुअली हमें करना था हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट को आज कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम हीटिंग इफेक्ट को पढ़ते हैं। क्या है हीटिंग इफेक्ट? व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर से करंट का फ्लो होता है, देन उस के जरिए इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट होता है। उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को क्या है कि कोलिजन करना पड़ता है एटम और चार्ज के साथ। एटम चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। इलेक्ट्रॉन को हमेशा धक्का मिलता है। तो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि क्या पढ़े थे कि कोई बैटरी से अगर कनेक्टेड होता है कंडक्टर, तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है, फ्लो अप हो रहा होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो बैटरी देता है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी। एनर्जी तो ये एनर्जी लेके जाता है यहाँ पे। चूंकि इसके जब कंडक्टर में इंटर मारता है, कंडक्टर में जब जाता है इलेक्ट्रॉन, तो इसको धक्का मिलता है एटम चार्ज का। देन ये अपना एनर्जी को लॉस करता है, अपना एनर्जी खो देता है। अपना एनर्जी जो खोता है वो खोता है किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। तो यहाँ से जो हीट का जनरेशन होता है, इसी हीट के बारे में हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यही हीट जनरेट हुआ और इसी हीट का इफेक्ट क्या है इस पूरे सर्किट के करंट में। जो हीट यहाँ पे डेवलप हुआ है इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लॉस होने के बाद, उसी हीट का क्या इफेक्ट आता है पूरे सर्किट के ऊपर, उसी का हम डिस्कस पूरे चैप्टर में करेंगे। ठीक है। दूसरा बात है कि एनर्जी गिवन बाय बैटरी, हमको पता है कि एनर्जी बैटरी देता है, पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन कितना देता है? तो ई इंटू भी। ठीक है, कितना देता है? ई इंटू भी। ठीक है। उसके बाद आता है अपना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ एक साइंटिस्ट है, उनका कुछ नियम है। जो क्या है इनका कहना है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस्ड होता है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस्ड होगा, हम अभी बताएं इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी को यूज करता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। हीट प्रोडक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड का। अगर ऐसे देखे कि कोई अपना फ्रिज चलाए, ठीक है, आप अपना फ्रिज चलाओ, फ्रिज को आपको प्रतीत होगा कि फ्रिज जो है गर्म हो गया। पीछे साइड में जाके देखे तो फ्रिज आपको गर्म दिखेगा। अगर 2 घंटा फ्रिज चलाओ और 10 मिनट के लिए फ्रिज चलाओ, तो वहां पे पता चलेगा कि 2 घंटा चलाने के बाद ज्यादा गर्म हुआ है, 10 मिनट चलाने के बाद कम गर्म हुआ फ्रिज। ठीक है, इसका इसी तो मतलब साइंटिस्ट का कहना था कि टाइम भी डिपेंड करता है। मतलब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। जो सिगा का यही कहना था। इसको ऐसे लिख सकते हैं, हीट बराबर आई स्क्वायर गुन्ने आर गुन्ने टी। ये फॉर्मूला हो गया अपना, इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला हुआ, जो कि बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, बहुत ही काम आएगा। इस चैप्टर का फॉर्मूला नंबर 1 हुआ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें इस फॉर्मूला का ध्यान रखना है। फॉर्मूला नंबर 1 हुआ इस चैप्टर के लिए अपना। ठीक है, जहाँ पे करंट है, करंट का एम्पियर होता है यूनिट, रेसिस्टेंस का रो होता है, टाइम का सेकेंड होता है, ये आपको पता है, हीट का जूल होता है, सबको पता है। ठीक है, इसी को अगर ऐसे देखें, हमको ये भी पता है, वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? ये जानते हैं कि वर्क, अच्छा एक बात बताइए, वर्क डन हम लोग सबसे पहले कहाँ देखे थे? वोल्टेज के टाइम, वोल्टेज पर रहे थे तब, वहां पे वर्क डन आया था ना इस चैप्टर में, डब्ल्यू बाई क्यू, भी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। पहले से देखते आ रहे हैं, सबको पता है, पिछले चैप्टर में पढ़े थे। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? डब्ल्यू बराबर क्यू भी, ऐसे। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू भी, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। दूसरा पढ़े थे कि करेंट आई, करेंट अपॉन बराबर होता था क्यू टी, क्यू अपॉन टी। ठीक है, ऐसा भी पढ़े थे, करेंट बराबर क्यू अपॉन टी। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू आई टी, इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन दूसरा मान लिया। ठीक है, अब हम लोग को इसको पुट करना है, इसको पुट करना है W इक्वल टू Q इंटू वी में। W बराबर Q इंटू वी, यह है ना W बराबर Q इंटू वी। इसमें इक्वेशन सेकेंड को रखना है, तो W इक्वल टू Q के जगह पे हम रखते हैं I इंटू टी, आई इंटू वी का भी है। मतलब W बराबर क्या कह सकते हैं, W इक्वल टू क्या कह सकते हैं, आई टी इंटू वी। ठीक है, आई टी इंटू वी, तो ये ठीक है।
लेकिन भी को भी कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। भी को क्यों चेंज करते हैं, हमको एक ओम्स लॉ का फॉर्मूला पता है, भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर पता है। तो भी की जगह पे आई आर पुट कर दें, डब्ल्यू इक्वल टू आई टी इंटू आई आर, ठीक है, आई टी इंटू आई आर। तो वर्क डन क्या हो गया, आई स्क्वायर आर इंटू टी। यही तो है हीट का वर्क डन। वर्क डन क्या है, अगर कोई फ्रिज चला रहा है, फ्रिज गर्म हो रहा है, उसका वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या है, आई स्क्वायर आर टी। प्रूफ हो गया, हो गया ना जी। पावर, ये पावर हीट का जो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, आई स्क्वायर आर टी, इसी का तो डेरिवेशन देखे हैं, ये आई स्क्वायर आर टी वर्क डन। प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कंप्लीट है हम लोग को। इसके बाद एक, जहाँ तक कंप्लीट है, तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन भी करते चलते हैं साथ में क्या। तो इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कोई आइगन है, एन इलेक्ट्रिक आइगन ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम, ठीक है। कोई एक इलेक्ट्रिक आइगन है जिसका रेसिस्टेंस 20 ओम दे रखा है, टेक अ करंट 5 एम्पियर, 5 एम्पियर उसका करंट है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन 30 सेकंड। कोई एक आइगन है जो 5 एम्पियर करंट पे 20 ओम उसका रेसिस्टेंस है, उसको चलाते हैं 30 सेकंड के लिए, तो वो आइगन कितना गर्म होगा 30 सेकंड में, कोई आइगन 30 सेकंड में कितना गर्म होगा, यही पता करना है। गिवन लिखते हैं, सबसे पहले गिवन क्या दिया है, रेसिस्टेंस 20 ओम, करंट 5 एम्पियर, टाइम 30 सेकंड दिया है, 30 सेकंड टाइम है, ठीक है, 30 सेकंड का टाइम है। तो अपने को निकालना है कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है 10 सेकंड, सॉरी 30 सेकंड में। तो अभी हम लोग पढ़े थे हीट के फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी पढ़े हैं। आई स्क्वायर की जगह पे कितना, 5 इंटू 5, आर की जगह पे कितना 20, टी की जगह पे कितना 30 सेकेंड, कितना 20 इंटू 30, 500 × 30 बराबर कितना 15,000। और हीट का यूनिट क्या बताए थे, जूल, 15,000 जूल। ऑप्शन देखिए 15,000 वाट, ये तो पहले गया, क्योंकि हीट का यूनिट वाट नहीं होता है, ठीक है। 2,000 नहीं, 15,000 जूल, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है अपना, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन है, अगर 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन ए 4 ओम रेसिस्टेंस, कोई 4 ओम बगा एक रेसिस्टेंस है जो 1000 हीट जूल, सॉरी 100 जूल प्रोड्यूस करता है प्रति सेकंड, तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उस रेसिस्टेंस का, ठीक है। मतलब हमको पूछ रहा है भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी, इसका भी लिखते हैं गिवन, गिवन लिखते हैं। हीट कितना है 100 जूल, टाइम कितना है 1 सेकेंड, आर कितना है 4 ओम, पता क्या करना है भी, पता करना है भी। तो पहले अभी एक ही फार्मूला पर है, तो एक ही फार्मूला को यूज करेंगे, आई स्क्वायर आर टी को, अभी ना पढ़े हैं। हीट कितना है 100 जूल, आई नहीं पता है, आर पता है अपने को 4 है, टी कितना है 1 सेकेंड है, तो आई स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इक्वल टू 100/4 लिख सकते हैं कि नहीं, कट गया, आई स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। यहाँ से आई स्क्वायर बराबर 25 है, तो आई बराबर क्या 5, करंट का यूनिट एम्पियर लिखेंगे, 5 एम्पियर हो गया। हमको पता करना है भी, अब हम लोग को पता करना है भी, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, भी इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं। तो भी बराबर आई के जगह पे 5 एम्पियर, आर के जगह पे 4 ओम, 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 20 वोल्ट। 20 वोल्ट कौन सा है, किलो वाट नहीं होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट कभी भी किलो वाट नहीं होता है, गया। जूल भी नहीं होता है, जूल किसका यूनिट होता है, हीट का, वर्क डन का, ये भी गया। हमको पूछा पोटेंशियल डिफरेंस, तो 20 वोल्ट, वोल्ट किसका यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो 20। ऐसे भी देख सकते थे इस क्वेश्चन को हम कि ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन तो गया, चूंकि ऐसा यूनिट डिफरेंट है, बचा ये दोनों। अब इस दोनों में हमको पता करना है 20 वोल्ट, पता किए 20 वोल्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखने से पहले कुछ कंसेप्ट देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ कंसेप्ट को देखते हैं। कंसेप्ट क्या देखते हैं? कंसेप्ट ये देखते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, जैसे घरों में यूज करते हैं ना, आयरन को, बल्ब को, हीटर को, उसी को क्या होता है उसमें, उसी को देखना है हमें। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसके अंदर पहला लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक। फर्स्टली इलेक्ट्रिक बल्ब को, तो जो अपना इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें एक फिलामेंट होता है। जो 100 वाट वाला इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इससे फिर नहीं एलईडी का बात नहीं कर रहे हैं। जो 100 वाट का होता है ना बल्ब, उसका बात कर रहे हैं। इसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन क्या है? तो ये प्योर मेटल का बना होता है। टंगस्टन प्योर मेटल है, कोई एलॉय कुछ नहीं, प्योर मेटल। टंगस्टन का जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्स इतना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट है, यही कारण है कि टंगस्टन उस बल्ब के अंदर डाला जाता है। चूंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण बल्ब फटता नहीं है, पिघलता नहीं है, जलता नहीं है, जल्दी टूटता नहीं है। मतलब जलेगा, मतलब जल्दी नहीं जलेगा, रेसिस्टेंस पावर हाई है, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से होता है। दूसरा का बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है ना घर में, एक्चुअली इसको सेफ्टी डिवाइस भी बोलते हैं। सेफ्टी डिवाइस, इसको सेफ्टी डिवाइस भी बोलते हैं। ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका कुछ ऐसा होता है जब हाई लोडिंग हुआ, हाई वोल्टेज आया, ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक कर गया, कनेक्टिविटी टूट गया, मतलब करंट फ्लो आगे नहीं होगा। घर से बाहर के डिवाइस में इसको ऐड किया जाता है ताकि कुछ हो, इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो या हाई वोल्टेज आए तो ये इसका जो वायर है वो ब्रेक कर जाए और घर में आगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रुक जाएगी, तो फिर घर का जो भी डिवाइस है वो सेफ्टी का है, इसलिए इसको सेफ्टी डिवाइस भी बोलते हैं। ये जो बना होता है बाबू, कॉपर और निकल का एलॉय का बना होता है। कॉपर और निकल के, कॉपर और निकल का जो है ना, एक मिनट, कॉपर और निकल के एलॉय का ये बना होता है, ठीक है। कॉपर और निकल के जो एलॉय होता है ना, उसका बना होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज अपना, ठीक है। पूछेगा ये ब्रेक होता है कब? इन केस ऑफ ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के केस में फ्यूज ब्रेक कर जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्टिविटी टूट जाता है, ठीक है। दो चीज हुआ, एक चीज और देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट तीसरा है हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। तो हीटिंग एलिमेंट जो है ये बना होता है नाइक्रोम का, ये चीज बना होता है नाइक्रोम का, नाइक्रोम के एल्गाय का बना होता है ये चीज, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट बोले तो एक हीटर होता है ना, जो मैगी के जैसे, उसका फिलामेंट जो है मैगी के जैसे ऐसे 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 टेढ़ा टेढ़ा होता है, उसका बात कर रहे हैं। ये जो है, ये जो बना होता है ये एलिमेंट जो है, ये निक्रोम नाइक्रोम नाइक्रोम के एल्गाय का ये बना होता है। इसका जो है रो जो है रेसिस्टिविटी जो है हाई होता है, हाई रेसिस्टिविटी, हाई रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टिविटी के कारण हाई रेसिस्टेंस, जब हाई रेसिस्टेंस है तो हाई हीट प्रोड्यूस करेगा। देखते हुए कि जैसे ही इसके वायर को, जैसे ही इसको वायर को प्लग बोर्ड में लगाते हैं, जैसे ही ये बर्न करना शुरू होता है, बर्न जैसे करता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। कोई पूछे कि इसका हाई बहुत ज्यादा हीट क्यों प्रोड्यूस करता है, तो हाई रेसिस्टेंस के कारण वजह से, ठीक है, क्योंकि इसका रो सबसे ज्यादा होता है। अब किसका रो ज्यादा किसका रो कम, हम लोग इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या देखते हैं, बेसिक बात है, विच एलिमेंट इज यूज्ड टू मेक, कौन सा एलिमेंट किससे बना है, ठीक है। फिलामेंट ऑफ द बल्ब, फिलामेंट ऑफ बल्ब किस चीज से बना है, अभी पढ़े हैं ना, टंगस्टन। फिलामेंट ऑफ बल्ब टंगस्टन से बना है।
यार ये सब पूछा जाता है। फिलामेंट और बल्ब किस चीज से बना है? टंगस्टन से। कनेक्टिंग वायर किस चीज से बना होता है? कॉपर से। घर में देखिएगा आपने, जो भी वायर होगा उसको एक बार कॉपर को खोल के देखिए, कॉपर का ही होगा वो। डोमेस्टिक जो भी सप्लाई होता है ज्यादातर कॉपर का यूज किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट किस चीज से बना है? अभी बताएं, नाइक्रोम के ग्लास से बना है। फ्यूज वायर, फ्यूज वायर किस चीज से बना है? कॉपर निकल के ग्लास से बना है, अभी डिस्कस किए ना हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर डज नॉट ग्रो बट कॉइल डज ग्रो। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है, मतलब ये वाला हीटर, ये जो ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, ये इसका बात कर रहे हैं। इसका जो ये कोड है, कोड बोले तो वायर, कोड बोले तो इसका जो वायर है, ये प्लग है। इसको जैसे ही बोर्ड में लगाते हैं, सेट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो ये क्या होता है? ये जलना शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाई डज द कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर डज नॉट ग्लो। मतलब ये कोड जो है, ये जो तार है, ये क्यों नहीं जलता है? बस ये जलता है, ये क्यों नहीं जलता? क्या रीजन है कि सिर्फ ये चीज जलता है, ये चीज नहीं जलता है? इसका आंसर आप लोग बताइए, कमेंट करके बताओ आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं हम। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर मुद्दे की बात करते हैं। पावर तो सबको पता है क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, सबको पता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर है। तो हम क्या पावर, पावर इक्वल टू ऐसा नहीं लिख सकते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम, चूंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क है, ठीक है। पावर को पी से डिनोट कर रहे हैं, वर्क डन को डब्ल्यू से, टाइम को टी से, सबको पता है ये चीज होता है। ऐसा लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला पढ़े थे, V इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू, पिछले चैप्टर में भी देखे थे, अभी भी कुछ देर पहले जस्ट अभी देखे हैं कि V बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से हम वर्क डन बराबर क्यू भी लिख सकते हैं ना, वर्क डन इक्वल टू यहाँ से हम क्यू भी लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, ठीक है, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो क्या हम पावर, यहाँ W के जगह पे पावर जो है अपना, इस W के जगह पे Q इंटू भी कर दें डिवाइडेड बाई टी, कोई आपत्ति किसी को? कोई दिक्कत नहीं। देन हम ऐसा लिख सकते हैं P इक्वल टू क्यू अपॉन टी इंटू भी, ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्यों नहीं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं I इंटू भी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भी आई। आप कहिएगा कि इसको I कैसे लिख दिए, तो एक फार्मूला होता है ना जी, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू बराबर आई टी, ये सब याद आ रहा है? Q इक्वल टू आई टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी, पढ़े थे ना। तो यहाँ से ये लिखें, फॉर्मूला नंबर कितना हुआ? 3, इस चैप्टर का फॉर्मूला नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आएगा। तो ये पावर का तो ये फॉर्मूला हुआ वी आई। दूसरा फॉर्मूला का डेरिवेशन करते हैं, वी आई हुआ, दूसरा का भी डेरिवेशन करते हैं, वी आई, पावर इक्वल टू वी इंटू आई। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू आई आर इंटू आई। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? चूंकि हमको पता है कि ओम्स का क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, पता है V इक्वल टू आई आर। तो इस V के जगह पे आई आर हम पुट कर दिए सिंपल, तो P इक्वल टू क्या, आई आर स्क्वायर आर, फॉर्मूला नंबर 4। पावर का दूसरा ये फॉर्मूला हुआ। ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना है, ऐसे इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक आता है V इक्वल टू आई है, हमको पता है, हो चुका है एक बार ना, पावर, पावर V इक्वल टू आई होता है। तो हम यहां से क्या करते हैं, V बराबर आई आर, ओम्स लॉ से, तो I बराबर क्या, V बाई आर। तो P इक्वल टू V इंटू आई के जगह पे V बाई आर, तो P V स्क्वायर अपॉन आर बराबर P। पावर का एक ये भी फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 5। ये बहुत VBI है, बहुत बहुत क्वेश्चन इससे बन जाएगा, अभी ज्यादातर क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे अभी हम लोग जस्ट अभी इसको ऐसा लिख सकते हैं,
अब है कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं इसके, इस फॉर्मूला को क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है, विच हैज मोर रेसिस्टेंस 100 वाट बल्ब और 60 वाट बल्ब। दो बल्ब है अपने पास 100 वाट का 60 वाट का, किसके पास हाई रेसिस्टेंस है? हाई रेसिस्टेंस है, कहने का मतलब बोले तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी फॉर्मूला देखें, वीवीआई का टिक भी लगाए हैं इसके अंदर। हमको पता है कि जो वोल्टेज होता है 220 वोल्ट होता है डोमेस्टिक में बता चुके हैं, जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट वोल्टेज होता है 220 डोमेस्टिक अप्लायंस के लिए, ये चीज बता चुके हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के 1 अपॉन आर लिख सकते हैं, या फिर इक्वल लिखो। तो क्या पता चल रहा है यहाँ से, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर कमेगा, पावर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बनेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब हाई रेसिस्टेंस तो लो पावर 60 वाट, सीधा बात, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन, एक 60 वाट का बल्ब है, एक 40 वाट का बल्ब है, इसको कनेक्ट किया गया है पैरेलल अक्रॉस बैटरी 220 वोल्ट से। 220 वोल्ट से एक 60 वाट और 40 वाट के बल्ब को कनेक्शन दिया गया है, फाइंड द करंट ऑफ फ्लोइंग सर्किट। इस सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है टोटल, हमें वो पता करना है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को समझ के एक डायग्राम बना ले तो ज्यादा बेहतर होगा। दो बल्ब है, दो बल्ब को हम लोग 220 वोल्ट के बैटरी के साथ कॉम्बिनेशन कर दिए हैं, एक है 60 वाट, दूसरा है 40 वाट, ठीक है। यहां से करंट आई, बैटरी से करंट आई गया गया। एक चीज यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि वोल्टेज वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होगा। दूसरा, करंट जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन जहां भी होगा उसमें डिवाइड होगा, करंट जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ से करंट आई जा रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ तक गया तो एक एक करंट का डायरेक्शन इधर, दूसरा करंट इधर आएगा। तो इधर जो गया I1, इधर जो आया I2, हम क्या बताएं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है, तो एक करंट ऊपर I1, एक करंट नीचे आया तो I2, ठीक है, चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो एक करंट I1 एक करंट I2, तो ऐसा नहीं लगता ये I1 जाएगा इसे 40 वाट के बल्ब को जलाते हुए यहाँ तक पहुंचेगा I1, फिर ये I2 आएगा इसे 60 वाट के बल्ब को जलाते हुए यहाँ तक पहुंचेगा I2। अभी तक यहाँ तक पहुंच चुका है करंट, लेकिन आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर बताते हैं क्या होता है। तो फॉर्मूला है अपने पास VI1 पावर इंटू इक्वल टू V इंटू I1, ठीक है। तो हमको पावर कितना है, पहले 40 वाट वाला बल्ब कर लेते हैं, तो 40 इक्वल टू 220 वोल्ट इंटू I1 बराबर कितना 40/220, ठीक है। I1 का ये आ गया, I2 पता करते हैं, I2 क्या है, तो P बराबर VI2, ठीक है। दूसरा बल्ब कितना वाट का है, 60 वाट का है, 60 वाट गुने इक्वल टू 220 गुने I2 बराबर कितना 60/220, दोनों आ गया। लेकिन हमको पूछा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन सर्किट, इस सर्किट में एक्चुअल कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो I1 I2 तो हमको पता चल गया, I1 इतना I2 इतना पता चल गया, लेकिन जब ये 40 वाट का बल्ब को जलाते हुए I1 यहाँ तक पहुंचेगा, I2 यहाँ तक पहुंचेगा, तो नहीं लगता कि ये दोनों फिर इसी रास्ते से रिटर्न आएगा। रास्ता तो एक ही होगा दोनों को रिटर्न आने का, मतलब टोटल करंट क्या होगा, इसका और इसका दोनों का एडिशन, I1 I2 का एडिशन। इसीलिए एक्चुअल जो करंट होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2, मतलब 40/220 प्लस 60/220, 40 और 60 कितना 100 और 220 गया, ये कितना बचा 5/11 एम्पियर। एक्चुअल करंट कितना 5/11 एम्पियर, एक्चुअल करंट कितना 5/11, 5/111, ये तो नहीं होगा, 5/11 बी है, ऑप्शन बी सही, ठीक। उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, ए बल्ब है रेटिंग एज 60 वाट 220 वोल्ट कनेक्टिंग 110 वोल्ट, हाउ मच पावर विल बी एक्सपेंडेड बाय बल्ब।
करने का मतलब ये है कि कोई ऐसा कंपनी है जो अपना 60 वाट का बल्ब बनाता है 220 वोल्ट के बैटरी के लिए, ठीक है। जब हम किस बल्ब को 220 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, तो 60 वाट का 60 वाट पे ग्लो होता है, ठीक है। अगर उसी बल्ब को हम 110 वोल्ट पे कनेक्ट करें तो कितना वाट ग्लो होगा, मतलब कितना एनर्जी, कितना पावर देगा बल्ब, कितना रोशनी देगा, ठीक है, उसको पता करना है हमें। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि P बराबर भी स्क्वायर अपॉन आर। अभी तो पढ़े हैं, अभी तो पढ़े हैं ना। इसका गिवन क्या है, गिवन है पावर 60 वाट, वोल्ट 220 और 110। तो हम पावर कितना है अपने पास 60 वाट, वोल्टेज कितना है 220, तो भी स्क्वायर है, तो भी स्क्वायर 220 गुने 220। आर नहीं पता है, तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। रेसिस्टेंस का यूनिट ओम। फिजिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब कि न्यूमेरिकल को जब भी हम सॉल्व करें तो छोटा से छोटा वैल्यू निकालने का कोशिश नहीं करेंगे, इंड तक का वेट करेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि कट जाएगा, हम अपना फालतू का माथा नहीं खराब करेंगे, ठीक है। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। दूसरे केस में देखते हैं, अभी 220 वोल्ट था, लेकिन अब हम 110 वोल्ट के साथ कनेक्शन कर रहे हैं 60 वाट वाले बल्ब को, 110 गुने 110, ठीक है जी, अपॉन आर। आर हमको नहीं पता है, आर इक्वल टू लिख सकते हैं, या फिर आर हमको यहाँ से पता है, इसी को ले लेते हैं, यहाँ से पता है हमको आर, तो आर को हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से आर को ले लेते हैं। पावर इसी 60 नहीं, 60 तो हम डाल ही गए हैं ना, चूंकि बल्ब तो वही है, बस 110 वोल्ट वोल्टेज चेंज कर रहे हैं ना, तो पावर इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं 110 गुने 110 डिवाइडेड बाई आर था, आर की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 220 गुने 220 अपॉन 60, ऐसा लिख सकते हैं 220 गुने 220 अपॉन 60, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा P बराबर 110 गुने 110, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा इंटू 60, ये ऊपर चल जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, ये जो 60 है ये ऊपर आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 220 इंटू 220, दो बार में ये गया, इससे दो बार में ये गया, इससे दो बार, एक बार में 30, दो बार में काटे तो 15, मतलब क्या पावर, पावर का यूनिट क्या वाट, पावर का यूनिट क्या वाट, तो 15 वाट, पावर का यूनिट क्या वाट, 15 वाट। इसमें देखते हैं 15 वाट कौन सा है, ये ऑप्शन डी सही। इसको, इस क्वेश्चन को भी ऐसे छाट सकते हैं, वोल्टेज तो पावर का वाट होगा नहीं, ये दोनों वोल्टेज वगैरह तो ऐसे ही खत्म है, बचा इन दोनों में कंपटीशन, हमको पता करना है कि कौन ए या डी, तो डी, ठीक है, हमको पता करना था ए और डी, तो डी, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम लोग कॉमर्शियल यूनिट का, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या, किलोवाट पर आवर में मेजर होता है। अब देखिएगा जब अपने घर का बिजली बिल आएगा तो उसका जो यूनिट होता है, कितना यूनिट हुआ, 10 यूनिट है 50 यूनिट है, तो वो किलोवाट पर आवर में ही मेजर किया जाता है, ठीक है। हम लोग को पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई टाइम होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम, क्यों नहीं लिख सकते हैं जी, जब वर्क डन है तो एनर्जी का खपत हो ही रहा है, रेट ऑफ डूइंग टू वर्क, तो पावर बराबर एनर्जी बटा टी लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं एनर्जी इक्वल टू पी इंटू टी। कोई आपत्ति, किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये कौन सा छठा नंबर फार्मूला हुआ इस चैप्टर का, छठा फार्मूला हुआ, याद रखना है सारे फार्मूले को, ऐसा लिख सकते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा जूल, सबको पता है। पावर का यूनिट क्या हो जाएगा वाट, टाइम का यूनिट क्या होगा सेकेंड, लेकिन लेकिन क्या, लेकिन जब जब हम बहुत सारे पावर को जब मेजर करेंगे तो वाट में नहीं, उसको हम किलो वाट में करेंगे। मतलब हम बिजली बिल जब पे करते हैं तो 6 महीना, साल भर, 2 साल, 2 महीना का भी करते हैं, तो ज्यादा टाइम ऑफ पीरियड है, इसीलिए हम उसको वाट में नहीं किलो वाट में मेजर करेंगे, ठीक है। अगर हम 6 महीना के बिजली बिल को सेकंड में मेजर करें तो कैसा फील होगा हमको, बहुत गंदा, इसीलिए हम इसको आवर में फील करेंगे। तो ये क्या है टोटल किलोवाट पर आवर।
किलोवाट आवर बन गया। ठीक है, बिजली बिल जो भी मेजर होगा किलोवाट आवर में करेंगे हम लोग। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं किलोवाट आवर का। क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट 8 आवर पर डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट RS 3 रुपया पर किलो आवर। मतलब ये है कि कोई फ्रिज है 400 वाट का, कोई फ्रिज है जो हम 8 घंटा प्रतिदिन चलाते हैं। ठीक है, कोई फ्रिज है 400 वाट का जिसको हम दिन भर में 8 घंटा चलाते हैं। अगर हम 1 महीना चलाएं तो कितना यूनिट बिजली बिल खपत होगा, और जितना यूनिट होगा तो पर यूनिट पे हमको 3 रुपया पे करना है, तो टोटल हम कितना रुपया पे करेंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ गए हैं आप लोग, इसको सॉल्व करते हैं। अपने को पावर दे रखा है 400 वाट, वाट है। सबसे पहले जब वाट में रहे पावर तो हमको चेंज करना है किलो वाट में। किलो वाट में करने के लिए हम लोग करते हैं 1000 से डिवाइड। 1000 से डिवाइड करते हैं तो 0.4 किलो वाट। कोई आपत्ति नहीं, नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक बात है। ठीक है, अपने को टाइम निकालना है। टाइम, एक महीना में कितना घंटा फ्रिज चला। एक दिन में तो 8 घंटा चला, तो एक महीना में कितना। सीधा बात है, एक दिन में 8 घंटा पर डे अगर कोई फ्रिज को चला रहा है तो उसी फ्रिज को वो 30 दिन में कितना दिन घंटा चलाएगा। 30 दिन से गुना करेंगे ना, दिन से दिन खत्म। 8 3 24 मतलब क्या 240 घंटा। टोटल टाइम 240 घंटा चला है ना फ्रिज एक महीना में। 240 घंटा फ्रिज चला। ठीक है, 240 घंटा। तो नाउ अब निकालते हैं कि कितना यूनिट खपत किया है, एनर्जी निकालते हैं। मतलब कितना यूनिट 240 घंटा फ्रिज को चलने के लिए एक महीना में कितना यूनिट खर्च हुआ है एक महीना में। ठीक है, ये चीज निकालते हैं। तो एनर्जी बराबर क्या पढ़े हैं, P इंटू टी। अभी ना पढ़े हैं, जस्ट अभी पढ़े हैं P इंटू टी। तो हम लोग P पावर कितना है 0.4 इंटू टी कितना है 240। ये कितना हो गया, ये पॉइंट को उड़ा दो, 0 से 0 गया, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 9, 96। 96 किलो वाट आवर, 96 किलो वाट आवर एनर्जी खपत करता है एक महीना में। फ्रिज चलता है ये जो 400 वाट का जो फ्रिज है 8 घंटा प्रतिदिन चलेगा, तो एक महीना में 96 किलो वाट आवर बिजली बिल को खपत करेगा, एनर्जी को खपत करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को खपत करेगा वो। तो हमको पता करना है कि टोटल बिल कितना हमको देना है भाई। गवर्नमेंट तो बोला कि 3 रुपये पर यूनिट हम लेंगे। ठीक है, तो एक यूनिट का 3 रुपया, तो 96 यूनिट का कितना, 96 किलो वाट का कितना, वाट तो यूनिट ही है, तो कितना 96 इंटू 3 मतलब कितना, मतलब कितना 288 रुपया हमको पे करना होगा एक महीना में, अगर हम 400 वाट वाले फ्रिज को प्रतिदिन 8 घंटा चलाते हैं तो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर, कोई वायर है इसका रेसिस्टेंस आर है। ठीक है, आगे कहा है कि कट इनटू 5 इक्वल पार्ट, इसको 5 भाग में काट दो। चलो काट दिए, 5 इक्वल भाग में हम काट दिए इसको। देन दिस पार्ट आर कनेक्टेड टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, हाँ, जैसे ही 5 भाग में काटेंगे तो R/5, R/5, R/5। एक आर था, लेकिन आर को हम 5 इक्वल पार्ट में काटेंगे तो R/5, R/5, R/5 होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इसको हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना है, तो R बाई इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमको फार्मूला पता है 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4, 1/R5। पैरेलल कॉम्बिनेशन के यही फार्मूला देखे थे ना पिछले वीडियो में, इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़े थे हम लोग। बैटरी का कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल दोनों देख चुके थे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1/R1, 1/R2, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, तो 1/R/5 लिख सकते हैं, 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, ऐसा लिख सकते हैं। जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा,
ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा करके, इतना टाइम नहीं है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा R, ठीक है, नीचे में आ जाएगा ये R। एक स्टेप मैं जंप करवा दिया हूँ, ठीक है, एक स्टेप बस जंप करवाए हैं, एक स्टेप जंप करवाए हैं, तो ये हो जाएगा टोटल 25/R, ठीक है। लेकिन हमको क्या बोला है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं तो ये R इक्विवेलेंट जो है R डैश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, R डैश में हो गया। तो देन द रेशियो ऑफ द R और R डैश का, R और R डैश का हमको रेशियो पता करना है, तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं R इक्वल टू R डैश इंटू 25, R डैश इंटू 25, देन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, R डिवाइडेड बाई R डैश इक्वल टू 25/1, तो क्या 25:1 का रेशियो आया कि नहीं। अब ऑप्शन देखिए, 1/25 नहीं होगा, 1/5 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 25 ये होगा, इस टू 1 नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बट्टे में 1 मेंशन करो ना करो चलता है, ठीक है, इसीलिए 25, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। थैंक्स गाइज, सपोज करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा, होप करते हैं कि आप लोग समझे होंगे, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो इसमें अपना जो है हीट जो है खत्म हुआ, हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ चुके हैं और इफेक्ट ऑफ करंट भी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस भी देख चुके हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।